धनंजय जी, ये बताइए कि पिछले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद शी जिनपिंग के साथ उनकी 8 कम से कम मुलाकातें तो हुई थी। वो भारत में भी आए थे और अहमदाबाद में भी उनकी तस्वीरें हैं, सांची में भी उनकी तस्वीरें हैं। उसके बावजूद ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो क्यों सेटल नहीं हो पा रहा? जबकि शुरू में ये एक्सप्रेशन भी दिया गया था कि शी जिनपिंग और मोदी के बीच में रिश्ते बड़े बेहतर हैं। देखिए, लगातार जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद उन्होंने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाए थे। लेकिन आप इंडिया का अगर फॉरेन पॉलिसी देखें पिछले कुछ समय में, तो वो बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड फॉरेन पॉलिसी रही है। पूरा वेस्ट की तरफ क्वाड आप क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड को माना जाता है कि वो एक एंटी, कोई खुल के स्पष्टता से नहीं बोलता है, लेकिन जो एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि क्वाड इज एंटी चाइना, और चाइना भी उसको उसी नजरिए से देखता है। दूसरी तरफ आप लगातार अपने आप को असर्ट करते हैं। जो आपने आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर से नया तरीके का एक मैप लाए, उस पे चाइना ने ऑब्जेक्शंस रेज किए। और चाइना को यह लगता है कि इंडिया शायद वो ना लड़े, लेकिन वेस्टर्न पावर्स के साथ जाकर के वो चाइना के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो वो इंडिया को डेफिनेटली इस नजरिए से देखते हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो साउथ एशिया के अंदर भी चाइना और इंडिया को लेकर के एक जबरदस्त कंपटीशन है। वो चाहे नेपाल के अंदर रहा हो, फिर सीपैक के अंदर चाइना और इंडिया का प्रॉब्लम्स रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के। तो अगर आप पिछले मैं अगर 5-6 साल की बात करूं, तो जहां हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे रहे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल रिलेशन लगातार डिटोरिएट किए हैं। उसके कारण, जैसे मैंने कहा कि वेस्ट की तरफ जाना, चाइना को उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। चाइना को लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत सारे वेस्ट के पार्टनर्स हैं। अगर साउथ एशिया के अंदर इंडिया जैसा कंट्री एक पार्टनर हो जाए तो वो दिक्कत करेगा। तो इन तमाम चीजों को चलते हुए जो प्रयास भी किए गए हैं वो सफल नजर होते नहीं आते हैं। ट्रेड हमारे बड़े हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशन ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहा जाता है कि अगर आपके ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं तो आपके पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक विपरीत स्थिति बनी हुई है, जहां पे आपके ट्रेड रिलेशन तो बढ़िया है, लेकिन आपके पॉलिटिकल रिलेशन लगातार डिटोरिएट कर रहे हैं। और चाइना को नहीं लगता है कि इंडिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशन बड़े पैमाने पे अच्छे हो सकते हैं। अगर आप उनके न्यूज़पेपर्स देखें तो लगातार इंडिया को ये बोलते हैं कि वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है और वेस्ट इंडिया को यूज कर रहा है चाइना के खिलाफ। अभी साउथ चाइना पोस्ट के अंदर वो ये भी रेस करते हैं कि ताइवान के साथ इंडिया क्यों अच्छे संबंध बना रहा है, उसके साथ अपने बिजनेस संबंध क्यों अच्छे कर रहा है, वन चाइना पॉलिसी का क्या हुआ। तो इस तरह के डिबेट वो लगातार इंडिया को लेकर के रेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी है वो ये सवाल नहीं है कि इंडिया चाइना, वो लार्जर इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य पे वो इंडिया को रख करके देखते हैं, और वहां पर उनके पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया के साथ टेंस होते दिखते हैं। अगर चाइना भारत को इस आशंका की नजर से देखता है कि हम वेस्ट की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, तो चाइना भी तो पाकिस्तान के साथ लगातार है, और पाकिस्तान के साथ होने का साफ मतलब है कि आप भारत के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते, आप भारत को परेशानी चढ़ाना चाहते हैं। तो आर्गुमेंट तो दोनों तरफ से है, डिबेट तो दोनों तरफ से हो सकती है क्या? तो इसलिए मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या दो साउथ एशिया एशिया के दो बड़े बड़े देश, क्या वो एक दूसरे से हाथ मिला के नहीं चल सकते हैं? क्या एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं? क्यों दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होना जरूरी है? धनंजय जी, मनमोहन सिंह ने ये बात जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत पहले कही थी कि देयर इज इनफ फॉर बोथ द पावर्स, और वो काफी अच्छी बात थी। मतलब देयर इज एक्चुअली इनफ। दूसरी बात अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा था कि ये जो सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है, और उस एशियन सेंचुरी में सबसे बड़ी बात जो कही जा रही थी वो चाइना और भारत के संदर्भ में कही जा रही थी कि ये दो ग्रोइंग पावर है, ये साथ चलेंगे तो ये बहुत सारे चीजों को चेंज कर सकते हैं, काफी असर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल रिलेशन है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन तमाम चीजों के होने के बावजूद तमाम पॉलिटिकल इश्यूज पे हमारे कंसेंसस नहीं बन पा रहे। पाकिस्तान उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और खास करके BRI आने के बाद जो सीपैक के अंदर क्वेश्चन आया, इनिशियली ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया भी इंटरेस्टेड था BRI को ज्वाइन करने में, लेकिन जब वो सीपैक और पाकिस्तान की स्थिति आई तो इंडिया बैकआउट कर गया। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जिस तरीके का इंडिया ने अलायंस किया, और खास करके गालवान वैली के बाद
क्वाड को जितना असर्टिव वे में देखा जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि डिस्पाइट बहुत जो आपने कहा, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है एशियन पावर्स के लिए विश्व में अपने को असर्ट करने का, लेकिन ये दोनों साथ चलने के लिए तैयार नहीं है फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस। तो आगे का रास्ता क्या जाता है? क्या भारत और चीन को कैसे काउंटर करे? अगर वो बार बार हमारी सीमा के अंदर घुस आएगा, बार बार हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो भारत के जो विदेश नीति के निर्धारक लोग हैं वो कैसे इसका सामना करें? क्या व्यापार संबंध विच्छेद करने से काम चल जाएगा, जैसा कि जब गलवान घाटी में घटना हुई तो उसके बाद में भारत ने कई चीन के साथ अपने एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश की? क्या वो रास्ता है? देखिए, वो रास्ता जी मुझे नहीं लगता कि वो एक व्यापक रास्ता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अगर चीन की इकोनॉमी से हम निकल सकते होते, अगर हमारी वो क्षमता होती, तो शायद हम अब तक निकल चुके होते मेजर पार्ट में। अगर आप देखिए तो ट्रेड हमारे बड़े हैं, वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि हमारे जो सेक्टर्स हैं उनकी बहुत सारे क्रिटिकल इनपुट्स हैं जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, और वो चाइना को पता है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड भी चाइना के फेवर में, हम ये जानते हैं। तो जो छुटपुट तरह के जो एप्स बैन करना है या कुछ और चीजें बैन करना, उससे चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़ा वो नहीं होता। मेरे ख्याल से वो शो ऑफ ज्यादा है, उससे कोई सब्सटेंशियल इशू नहीं होता है ट्रेड के अंदर। ट्रेड बड़े हैं दोनों के बीच में। इसका तरीका ये है कि मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इंडिया को कहीं ना कहीं ये मैसेज देना पड़ेगा। कई सारे फोरम्स हैं जहां पे इंडिया चाइना साथ में काम करता है। SCO एक फोरम है जिसके अंदर इंडिया चाइना साथ में काम करता है। और भी कई ऐसे फोरम्स हैं जहां पे इंडिया चाइना साथ में काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इंडिया को लेना पड़ेगा, जो मैसेजिंग हमने किया यूक्रेन रशिया वॉर में, कुछ ऐसी मैसेजिंग करनी पड़ेगी कि हम चाइना के साथ एक अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, हम वेस्ट के साथ एंटी चाइना नहीं होना चाहते हैं, हम वेस्ट के साथ संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक ध्रुव बन रहे हैं, हम एक ब्लॉक बन रहे हैं और हमें चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह की पोस्चरिंग इंडिया की तरफ से नहीं रही है, और चाइना भी इस तरह की पोस्चरिंग नहीं दिखाया है पिछले कुछ समय में। तो दोनों देशों को यह सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इस तरीके के ट्रैप में ना जाए, क्योंकि अगर कोई वॉर होती है, अगर लिमिटेड वॉर भी होती है, वॉर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर लिमिटेड वॉर भी होती है तो दोनों देशों को ही बहुत भारी नुकसान होगा इससे, ये किसी के हित में नहीं होगा। तो खास करके दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चाइना के अंदर बड़ी इकॉनमी है लेकिन प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। तो इस अगर लहजे से हम देखें तो पीसफुल नेबर्स टू पीसफुल एशियन पावर्स, वो पूरे विश्व के हित में है और इन दोनों के हित में भी है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी को अभी एक सेंटर स्टेज लेना चाहिए, जो पिछले समय में थोड़ा सा मिसिंग है। और चक्कर ये भी है कि दोनों तरफ एक असर्टिव पॉलिटिकल नैरेटिव्स रहे हैं, उसके चलते आप डिप्लोमेसी में जब आप सॉफ्ट होते हैं तो उसको शायद आपकी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से उन तमाम चीजों को ना देखते हुए एक मैच्योर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है अभी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।